ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार श्रोताओं, रोज की तरह हम हाजिर हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला का एक और नया अंक लेकर। इस अंक में हम जानेंगे कोरोना से जुड़े उन सभी सवालों का जवाब जो हम सब जानना चाहते हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 90% से भी अधिक हो गई है। लेकिन हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए मेरा धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि आज के समय में सबके मन में ये है कि अभी चीजें कंट्रोल में है, कंट्रोल में होती दिख रही है कि आप फ्यूचर में भी ये कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोविड अप्रोप्रिएट का पालन करें और अगर वैक्सीनेशन का जैसे नंबर आता है आप अपना वैक्सीनेशन कराएं, तो डेफिनेटली इस बीमारी को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा योगदान आप देंगे अगर इन नियमों का पालन करते हुए और वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो। जी बिल्कुल। और डॉक्टर नीरज, इस समय पोस्ट कोविड सिंड्रोम में सेकेंडरी इन्फेक्शन भी देखा जा रहा है और इसकी बहुत ज्यादा बात भी चल रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन दोबारा उन्हें बुखार आने की शिकायत है, कुछ लोगों में सांस फूलने की शिकायत है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, तरह तरह की कुछ को एंजाइटी है। तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम के ऊपर आज हम आपसे बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे। पोस्ट कोविड कैसे बच सकते हैं और क्या आपका सुझाव है? बिल्कुल। जैसे कई पेशेंट जो कोविड से रिकवर करते हैं उनको दोबारा लो ग्रेड फीवर आ सकता है, जितना फेफड़े के इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग उनके सांस फूलने की तकलीफ परसिस्ट कर सकती है। लेकिन ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि उन्हें सेकेंडरी इन्फेक्शन ही हो गया है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन नॉर्मली हम उन लोगों में देखते हैं जो कि बहुत दिनों तक आईसीयू में रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बीमार थे, जिनमें हमें बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां देने की जरूरत पड़ी, चाहे वो स्टेरॉइड हो, टोसिलिजुमैब हो। इन सब के बाद जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन सभी लोगों में इस तरह डिस्चार्ज होने के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिस पे ध्यान रखने की जरूरत है। अगर उन चीजों का हम ध्यान रखें तो इन्फेक्शन से हम बचाव कर सकते हैं। आई एम श्योर इसके बारे में हम प्रोग्राम में आगे भी बात करेंगे। जी। और डॉक्टर नीरज, आईसीएमआर की जो रिसेंट एक स्टडी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कोविड के दौरान, इसके ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे लोग एक खुद से भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो शुरू में ही टर्शरी एंटीबायोटिक्स की तरफ चले जाते हैं या हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कितना सेफ होता है और कब हमें जरूरत होती है और एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है? देखिए, जो कोविड-19 है समझने की जरूरत है कि वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी के बारे में एक कहावत है कि अगर हम ट्रीटमेंट दें तो 1 वीक में ठीक होता है, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं दें तो 7 दिन में ठीक होता है। तो बेसिक ये कहने का मतलब है कि जो भी वायरल बीमारियां होती है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर बुखार है तो आपको पैरासिटामोल दिया गया, जुकाम सर्दी है एंटी एलर्जिक दवाइयां दी गई, खांसी है तो कॉस्टाप्रेसिन दिया गया। वायरल बीमारी में एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो कानून है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक नहीं मिल सकता, लेकिन बहुत ही आसानी से एंटीबायोटिक लोगों का एक्सेस है। जो ये गूगल ज्ञान और सोशल मीडिया का ज्ञान है जिसमें एंटीबायोटिक का रोल इस बीमारी में समहाउ कहीं पे ये स्प्रेड हो गया है कि एंटीबायोटिक लेना है, चाहे वो जिथ्रोमाइसिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो। ये समझने की जरूरत है कि इन एंटीबायोटिक्स का कोविड-19 में कोई रोल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये वायरल बीमारी है। एंटीबायोटिक का रोल तभी आता है कि जब किसी कारण से इस बीमारी में हम इन्फेक्शन देख रहे हैं, कोई और इन्फेक्शन साथ में हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो एंटीबायोटिक का रोल है।
तो कई पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा स्मार्ट बताने की कोशिश करते हैं इस वे में कि हमने तो ये एंटीबायोटिक ले लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर हमने वो एंटीबायोटिक लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये आपकी स्मार्टनेस नहीं है, आपकी बेवकूफी दिखाती है कि आपकी इस लापरवाही के चलते अभी हम कोविड पैंडेमिक से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो है एक पैंडेमिक आएगा जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगा, और मैं पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो पैंडेमिक ऐसा होगा जिसमें हमारा ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता है। तो ये जो चीजें अगर हमने आज सावधानी नहीं बरती तो ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है हमारे लिए कल बहुत ही बड़ा चैलेंज बनेंगे। इनके अगेंस्ट बहुत ही क्लियर है कि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा और ये यूनिवर्सली फेटल होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अभी से ध्यान दें कि जो एंटीबायोटिक का मिसयूज हर लेवल पे हो रहा है, कम्युनिटी लेवल पे, ये सब कुछ जो है रोकने की जरूरत है, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जी। और डॉक्टर नीरज, जो सेकेंड वेव है कोविड की आजकल, इसमें जो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है या SpO2 है उसका लेवल कम हो जाना, ये पिछली वेव जो फर्स्ट वेव थी उसमें इतनी प्रोमिनेंट तरीके से नहीं आ रही थी जितनी सेकेंड वेव में ये प्रॉब्लम देखने को मिली। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ऑफकोर्स मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि शायद वायरस म्यूटेट हो गया इसलिए बहुत सीवियर बीमारी शुरू में ही हो जा रहा है और उसके चलते ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि स्पेशली जो यंग लोग हैं उनमें कहीं से एक फीलिंग आ गई थी कि भाई मुझे तो कुछ हो नहीं सकता है। उन यंग फैमिलीज में कई बार ऐसा होता है कि घर का कोई एल्डरली बीमार है, तो सारा फोकस वो यंग पर्सन का अपने एल्डरली पेशेंट के ऊपर रहता है और खुद पे ध्यान नहीं रहते। एक बहुत सिंपल रूल है इस बीमारी में कि अगर इस बीमारी को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, रिस्पेक्ट का मतलब है कि आराम नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी आपको बहुत तंग कर सकता है। तो स्पेशली ऐसे लोग जो शुरू में अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते रहे हैं और उन्होंने तब रियलाइज किया जब ये बीमारी जो हमारा जो सेकेंड वीक में एक तरह से जो हम कहते हैं जो साइटोकाइन स्टॉर्म वाला स्टेज होता है, जहां पे एक्चुअल में ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आना शुरू करता है, तब वो रियलाइज करते हैं कि अरे मैं तो बीमार हूं, जबकि एक्चुअल में बीमारी हफ्ते 8 दिन पहले शुरू हो चुका है। तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि बीमारी शुरू में ही सबको डिसैचुरेशन होना शुरू हो जा रहा है, ऑक्सीजन कम कर ले रहा है। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि लोग बीमारी को डिलेड डायग्नोज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके चलते जब तक आप मेडिकल अटेंशन सीख करते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उस समय तक आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आना शुरू हो चुका होता है। तो इन सब चीजों का एक मिक्सचर है जिसके चलते ये इस वेव में जब नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा है, मॉडरेट और सीरियस पेशेंट का नंबर रिलेटिवली ज्यादा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इस समय जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन इन पेशेंट्स में काफी कम देखने को मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर नीरज, अगर कोई कोविड का पेशेंट एक बार ट्रीटमेंट होने के बाद अगर उसको हॉस्पिटल जाने की नौबत आई, वो डिस्चार्ज हो गया, अब वो घर पर आ गया है, तो क्या उसे अभी भी अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने की जरूरत है, या क्या सावधानी और क्या क्या चीजें हैं जिसमें उसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन बातों का उसे ध्यान रखना है वो डिस्चार्ज होके घर वापस आने के बाद? देखिए, कोविड-19 बीमारी पेशेंट्स को साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। एक जो ऑक्सीजन सैचुरेशन बार बार मेजर करने की टेंडेंसी होती है, जिसके चलते एक एंग्जाइटी का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, वो समहाउ एक आदत सी बन जाती है। आपका मैं कहूंगा कि एक ओसीडी टाइप का हो जाता है कि जो बार बार आपको लगता है कि सैचुरेशन चेक करो। एक बार जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, आपका सैचुरेशन ठीक है, तो बहुत ही अनलाइकली है कि घर जाके वापस से आपका सैचुरेशन कम होना शुरू होगा। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में होता है। तो जो ये टेंडेंसी जो बार बार घर वापस जाके भी हमेशा ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल लोगों का चेक करना, मैं कहूंगा कि एक ओसीडी की तरह है, एक तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इस कोविड-19 के चलते जो लोगों के मन में हो जा रहा है। तो नॉर्मली अगर कोई रिकवर होके जा रहा है तो उसे बार बार ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं जिनको हमें घर पे ऑक्सीजन थेरेपी के साथ भेजना पड़ता है, तो डेफिनेटली उनको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना चाहिए। अगर कोई नया सिम्टम घर जाने के बाद डेवलप होता है जिसमें आपकी सांस फूलने लग रही है, खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो उस सैचुरेशन में आपको सैचुरेशन चेक करने की जरूरत है। लेकिन आप फुली रिकवर होकर गए हैं, घर पे आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो ये सैचुरेशन चेक करने का कोई मतलब नहीं है। जी, और जैसा कि अभी डॉक्टर नीरज आपने बताया कि कभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोविड से ठीक हो गए हैं लेकिन खांसी बहुत दिनों तक उन्हें रहती है, तो ऐसे में क्या उन्हें अपने चिकित्सक के पास दोबारा जाना चाहिए, या एक नॉर्मल है कि कई बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाती है? तो लोगों ने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार उन्हें वायरल इन्फेक्शन होता है तो हफ्तों तक उनकी खांसी वैसे ही रहती है, हल्की खांसी, सूखी खांसी, कुछ लोगों को उसके साथ बलगम भी आ सकता है।
ऐसी खांसी रहती है क्योंकि एयरवे थोड़ा सा रिएक्टिव होता है और कोई भी रिएक्टिव एयरवे पूरी तरह से सेटल होने में टाइम लगता है, जो कि कॉफ की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है। तो कई बार पेशेंट्स को कई दिनों तक खांसी रह सकती है, एज लॉन्ग एज की ये खांसी इतना ज्यादा ना हो कि आपकी सांस में तकलीफ आ रही है, आपका रूटीन काम करने में दिक्कत आ रही है। अगर हल्की सी एक खांसी धक्के जैसी खांसी है, ये बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है, उसको लेके बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन खांसी के साथ अगर बलगम, पीले रंग का बलगम काफी ज्यादा आ रहा है, आपको नया बुखार आना शुरू हो गया, आपकी सांस फूलनी शुरू हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ेगी, ताकि डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या टेस्ट कराना है। फिर मैं यह वार्न करूंगा, अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं ले, अपनी मर्जी से बिल्कुल डिसाइड न करें कि आपके लिए क्या टेस्ट की जरूरत है। डॉक्टरी सलाह लें, उसके बाद उसे डिसाइड करने दें कि आपके लिए क्या सुटेबल है, क्या बेहतर है। जी, और हमारे 2 श्रोताओं ने हमें ईमेल के जरिए जानना चाहा है कि कोविड से रिकवर हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, 99 से 100 के बीच में 2-3 दिनों से फीवर है। क्या ये दोबारा से कोविड हो सकता है या किस तरह का इंडिकेशन है ये? देखिए, इतनी जल्दी दोबारा से कोविड होने का तो कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। लेकिन कई बार जो है लोग जो रिकवर करके जाते हैं, उसमें देखा गया है कि स्पेशली दोपहर और शाम के बीच में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो 99 से 100 के बीच में रह सकता है, जो नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर इसी रेंज में अगर टेम्परेचर इस समय आता है तो मैं कहूंगा ये नॉर्मल वेरिएशन है, जो समय के साथ वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी का टेम्परेचर परसिस्टेंटली 100 के ऊपर जा रहा है, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें वापस अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई बार जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लंबे समय तक रह जाता है और उसके लिए फिर उन्हें जो है एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है दोबारा से। लेकिन इतनी जल्दी री इन्फेक्शन होना अब बहुत ही अनलाइकली है। जी, और डॉक्टर नीरज, कोविड से शरीर का जो ऑर्गन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो लंग्स है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि लंग्स को स्वस्थ रखने के लिए पोस्ट कोविड हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जो सबसे जरूरी चीज है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। जो भी लोग जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्पाइरोमेट्री के साथ लोगों को घर हम वापस भेजते हैं कि भाई ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और स्पाइरोमेट्री करते रहिए, वो कंटिन्यू करना चाहिए। धीरे धीरे अपने दिनचर्या में जो भी एक्सरसाइज या जो भी फिजिकल एक्टिविटी थी, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप अप करना चाहिए। अचानक से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे, क्योंकि आप अपने शरीर को बेस्ट समझ सकते हैं। कितना लेवल ऑफ एक्सर्शन जो है वो शरीर आपका टॉलरेट कर पा रहा है बिना ओवर एक्सर्ट हुए, वो बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पहले दिन से आप इतनी देर एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको डिसाइड करना है। बट ये बिल्कुल इंश्योर करना है कि आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं कीजिए। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और स्मोकिंग को टाटा गुड बाय करके ही आप अपने फेफड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। जी, और इसी से रिलेटेड एक ईमेल हमारे पास डॉक्टर नीरज तुषार जी का आया है। वो जानना चाहते हैं कि वो कोविड उनको हो गया था, उससे पहले वो रोज बैडमिंटन खेलते थे, अब वो कोविड से रिकवर हो गए हैं और हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था, बट अब रिकवर हुए उनको 1 महीने ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं। तो क्या वो दोबारा बैडमिंटन खेलने जा सकते हैं? इससे उनके लंग्स के ऊपर कोई ज्यादा एक्सर्शन तो नहीं पड़ेगा, जोर तो नहीं पड़ेगा? जो बैडमिंटन जब ये वापस खेलना शुरू करे तो पहले दिन से ही वो ओवर एक्सर्ट न करें, अपने आप को परखें कि जो बैडमिंटन खेल रहे हैं लो इंटेंसिटी में खेले, बहुत भागदौड़ की बातें जो नॉर्मली बैडमिंटन या किसी भी खेल से पहले जो वार्म अप करते हैं वो करके देखें कि अपने आप को कितना टॉलरेट कर पाते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पहले दिन से ही ओवर एक्सर्ट करना शुरू करें और जो पहले जो 8-10 गेम एक साथ खेलते थे वैसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको धीरे धीरे वार्म अप एक्सरसाइजेज, जो वार्म अप आप गेम्स खेलते हैं उस तरह करके एसेस कीजिए कि आप कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपने गेम की इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। जी, और डॉक्टर नीरज, पोस्ट कोविड हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को दोबारा पटरी पर लाने के लिए किस तरह का खान पान रख सकते हैं? हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, जो कई लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं कोई इम्यूनिटी बूस्टर वाली दवाई ले लूं, मल्टीविटामिन ले लूं, इस तरह की कोई दवाई बताइए जिससे मेरी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए। तो मैं उनके लिए ये कहूंगा कि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिसको खा लेने से आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाएगी। जो एकमात्र तरीका आपके इम्यूनिटी को इंप्रूव करने का है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने की जरूरत है। कोई भी एडिक्शन नहीं होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, हेल्दी और बैलेंस डाइट होना चाहिए जो इसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
मल्टी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटामिन और मिनरल्स के हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल जो फ्रूट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल और वाइटामिन हैं, ये आपके लाइफ में जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। एंड ऑफ कोर्स जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत जरूरी है। किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपके लाइफ में होना चाहिए। जो सिंपलेस्ट फिजिकल एक्टिविटी आप जो कर सकते हैं वो डेली आप आधे घंटे ब्रिस्क वॉकिंग करें। उससे इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। लेकिन सिर्फ वाइटामिन और के टैबलेट्स खाने से आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप नहीं हो सकता है, तो बेवजह इन दवाइयों के चक्कर में न पड़े। जी, और मुझे लगता है डॉक्टर नीरज की जो इम्यूनिटी एक ऐसा वर्ड है कि ये पिछले 1 साल में जब से कोविड आया है हर व्यक्ति इसकी ही बात करता है। और इवन अगर हम किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन को भी देखें तो वो किसी भी कैटेगरी का हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो घूम फिर के इम्यूनिटी आ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि लोगों को इससे ज्यादा जागरूक होने का मौका मिले। लेकिन आपका भी क्या यही मानना है कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स की ओर ध्यान देना चाहिए, जो आम खान पान है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि टैबलेट्स की तरफ रुख करना चाहिए? बिल्कुल, जो हमारे शरीर की रचना है वो नेचुरल वे में जो प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा बेहतर सूटेड है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नेचुरल फॉर्म ऑफ वाइटामिन और मिनरल पे फोकस करें, न कि जो आर्टिफिशियल फॉर्म जो टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में आते हैं उस पर फोकस करने के बजाय। जी, और आपसे एक ये भी जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड रिकवरी में प्रोटीन डाइट्स का कितना रोल है? देखिए, कोई भी बीमारी होती है एक कैटाबॉलिक स्टेट होता है जिसमें जो बॉडी में जो एनर्जी के अलावा जो प्रोटीन और बाकी चीजों की जो है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली जो भी कोई बीमारी, ऐसी बीमारी जो कि काफी ज्यादा कैटाबॉलिक सिचुएशन क्रिएट बॉडी में किया होता है, तो उसमें प्रोटीन का इंटेक जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए जो भी पोस्ट इन्फेक्शियस रिकवरी वाले पेशेंट्स होते हैं, कोविड इंक्लूडिंग कोविड, इनफैक्ट जो भी और भी इन्फेक्शन है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस क्यों ना हो, इन सब में जो है हाई प्रोटीन डाइट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बट एट द सेम टाइम कोई भी डाइट प्रिस्क्राइब करने से पहले आपकी क्या कोमॉर्बिडिटीज है, क्या को एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके हिसाब से हमें डाइट डिसाइड करना पड़ता है कि किस चीज का कितना मात्रा आपके डाइट में होना चाहिए। तो एक यूनिफॉर्म डाइट हम किसी के लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत से और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट एक बैलेंस डाइट जिसमें उस व्यक्ति के अनुसार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और वाइटामिन हो, ये बहुत जरूरी है। जी, और इस समय डॉक्टर नीरज पूरे देश से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ। और सबसे पहले रुक करते हैं छत्तीसगढ़ में प्रदीप गुप्ता जी का और जानते हैं उनका क्या सवाल है। प्रदीप जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे मेरे को 2 महीना पॉजिटिव हुए हो गए और ठीक भी हो गया जी, तो सर मेरा जो टेस्ट है, स्मेल है, वो कब आएगी सर? और दूसरा सवाल ये था सर, क्या मैं मल्टीविटामिन, जिंकोविट, ये सब जो सिरप पी रहा हूँ क्या नुकसान है मेरे लिए? जी, डॉक्टर नीरज पहला सवाल इनका ये है कि 2 महीने हो गए कोविड हुए लेकिन अभी तक टेस्ट और स्मेल वापस नहीं आया है, तो कब तक आ जाएगा या कितने दिनों में ये आ जाता है? नॉर्मली जो ये टेस्ट और स्मेल है, हमने देखा है कि कहीं भी 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच में आ जाता है। अगर उनका टेस्ट और स्मेल अभी भी कम्प्लीटली गायब है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार किसी डॉक्टर से मिलें और अपने आप को इवैल्यूएट करवाएं। अगर पार्शियल वापसी है तो वेट करें, वो धीरे धीरे अपने आप वापस आ जाएगा। ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं रहती है, विद टाइम में रिकवर हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ऊपर से जो वाइटामिन और मिनरल्स देने की जो टेंडेंसी है, आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है। आपको हेल्दी बैलेंस डाइट खाइए तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो ये जिंकोविट में जो भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बेवजह दवाइयां नहीं लीजिए, वो आपके हेल्दी लाइफ के लिए कोई गारंटी नहीं है, ये समझने की बहुत जरूरत है। जी, और डॉक्टर नीरज हमारी श्रोता एक अभिलाषा ने हमसे ईमेल पे पूछा है कि वो कोविड से 15 दिन हो गए हैं रिकवर हुए, वैक्सीन की जो पहली डोज है वो कब लगवा सकती हैं? तो अभी जो गाइडलाइंस चेंज हुए हैं, क्योंकि हमने भी देखा है कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरली इन्फेक्टेड होता है तो वो 3 से 6 महीने तक इम्यून होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है कि इन्फेक्शन के 3 महीने बाद ही आप वैक्सीन लगवाना है, चाहे वो पहला डोज हो या दूसरा डोज हो, तो इस गाइडलाइंस को पालन करते हुए वो 3 महीने बाद अपना वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। जी, और रुक करते हैं
पहाड़ों के राज्य हिमाचल प्रदेश का, जहां से गुल्लू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो गुल्लू जी, नमस्कार। सर नमस्कार जी गुल्लू जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर गोलू नहीं, मैं सर कुल्लू से बोल रहा हूँ सर, राजू सिंह। जी जी, अच्छा राजू सिंह जी कुल्लू से बोल रहे हैं। 2 प्रश्न है सर। एक प्रश्न ये है कि क्या सर दोनों एक ही इंजेक्शन लगाना चाहिए? तो सर दूसरा प्रश्न है कि सर जैसे अमेरिका में सब मास्क डॉक्टर गया तो हमारे यहाँ तो सर कितने प्रतिशत टीके से उठेगा मास्क? जी, ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि अमेरिका में बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो हमारे देश में जब सबका टीकाकरण हो जाएगा तो क्या हम मास्क को हटा पाएंगे? बिल्कुल, हम फ्यूचर में ऐसा ही देखते हैं, लेकिन ये कब तक सिचुएशन ऐसा हो पाएगा, ये अभी इंडिया जैसे बड़े देश में जहाँ पे हर एरिया के अपने चैलेंजेस हैं, इतनी डाइवर्सिटीज हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं, तो अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इंडिया में ये सिचुएशन कब तक आएगा। बट डेफिनेटली इसमें हम सभी का सहयोग की बहुत जरूरत है कि जब भी वैक्सीनेशन का नंबर आए, वैक्सीन लगवाएं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहें, ताकि ये जो नंबर ऑफ केसेज है हम इसको जीरो कर पाए, ये एटलीस्ट इतने कंट्रोल में कर पाए कि हमारे लिए थ्रेट न रहे। उसके बाद ही हम इस मास्क को हटाने के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 6 महीने तक ऐसा कोई सिचुएशन आने वाला है। बट अगेन ये हमारे हाथ में है कि इस पैंडेमिक को हम कंट्रोल करने में कितना सहयोग देते हैं। जी बिल्कुल। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि वैक्सीनेशन इस समय बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने ये पूछा है कि जब हम वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं उस टाइम पे क्या हमें मतलब एम्प्टी स्टमक जाना है या हम अच्छे से कुछ खा पी के जाना चाहिए? नहीं, ये हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप वैक्सीनेशन कराने जाएं तो अपना जो नॉर्मल खाना है, अगर ब्रेकफास्ट से पहले ब्रेकफास्ट के समय जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट करके जाए, लंच के बाद जा रहे हैं तो लंच करके जाए, खाली पेट कतई न जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वहां पे वेट कर रहे हैं, आपका नंबर आने में टाइम लगा और हाइपोग्लाइसीमिया के चलते आपको सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो फिर वो लगेगा कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए हमेशा हम यही कहते हैं कि जो भी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं कृपया करके खाली पेट न जाए, जो भी समय है उसके अनुसार वो खाना खाकर ही वैक्सीनेशन सेंटर पे जाए। जी। और अब दिल्ली से रोहिणी से सुरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जानते हैं सुरेंद्र जी का क्या सवाल है। सुरेंद्र जी नमस्कार। हेलो जी सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए सुरेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 44 वर्ष से 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों का जो टीकाकरण हो रहा है जी, उसके लिए सरकार ने अब कहा है, केंद्र सरकार ने, कि उनका पंजीकरण, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो वही टीकाकरण केंद्र पर ही हो जाएगा। तो उनको पहले से ही क्या रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाने की आवश्यकता है या टीकाकरण केंद्र में ही जाकर उनका पंजीकरण हो जाएगा? जी डॉक्टर नीरज ये जानना चाहते हैं कि जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन क्या उस केंद्र पर जाने पर भी हो जाएगा अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो? देखिए, बेस्ट तो मैं कहूंगा कि कोई भी परेशानी से बचने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करा कर जाए, क्योंकि उस रजिस्ट्रेशन सेंटर पे कितनी भीड़ है, बाकी जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो वैसे में कई बार आपको मायूसी हाथ लग सकती है कि आप सेंटर पे गए और वहां पे स्लॉट खाली नहीं हुआ, फिर आपको वापस आनी पड़ सकता है। तो अभी बेस्ट तरीका यही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ही किसी भी सेंटर पे जाएं। जी। और डॉक्टर नीरज, बहुत सारे लोग इस समय जैसे जैसे वैक्सीन्स आती जा रही हैं, लोगों के अंदर विकल्प भी बढ़ते जा रहे हैं कि हम पहले कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं, या अब स्पुतनिक की भी बात हो रही है। तो बहुत सारे लोग तरह तरह के अपने विचार रखते हैं कि हमें ये वाली लगवानी चाहिए या ये वाली नहीं लगवानी चाहिए। एक कॉमन मैन को वो कैसे डिसाइड करे कि उसे कौन सी वैक्सीन लगवानी है? क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहूंगा कि जो ये पैंडेमिक का सिचुएशन है वहां पे हम चूजी नहीं बन सकते कि इसकी एफिकेसी इतनी है, इसका सेफ्टी प्रोफाइल इतना है, इसका डेटा ये कहता है। ऐसा नहीं है। जो भी वैक्सीन हमारे देश में अभी परमिटेड है सारे ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्टिव है, और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में जो भी वैक्सीन आपको इजीली अवेलेबल है, जो इसमें भी आपका आसानी से नंबर आ जाता है, वो वैक्सीन लगवाएं। कोई भी वैक्सीन एक के ऊपर दूसरे का बहुत ज्यादा बेनिफिट है ऐसा नहीं है।
इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस डिबेट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि इन तीनों में से कौन सा वैक्सीन बेहतर है। जरूरी ये है कि आपके पास वो कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है जो आप फटाफट लगवा कर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं जी। तो इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। और दिल्ली से धर्मवीर जी अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी धर्मवीर मैं ये जी पूछना चाहता हूँ कि डायबिटीज पेशेंट अगर टीका करवाने जाए, क्या डायबिटीज की दवाइयाँ अपनी खाते जाए? और इसके दूसरा सवाल ये है डॉक्टर साहब जी जी, इसके लिए टीका लगाने के बाद क्या आदमी आके नहा ले तो उसके बाद उसको बुखार होता है? पहले ऐसे देखा गया है कि आम बच्चे को भी जैसे टीका लगता था बाद में खाता था तो बुखार उसको आ जाता था, ये भी एक रीजन होता है क्या? धन्यवाद जी। डॉक्टर नीरज, सबसे पहले इनका पहला सवाल लेते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को क्या अपनी जो रेगुलर मेडिसिन वो खा रहे हैं वो खाने के बाद टीका लेना चाहिए? देखिए, सिर्फ डायबिटिक्स ही नहीं, कोई भी इंसान जो पहले से कोई दवाई ले रहा है उसको बिना डॉक्टरी सलाह के ओमिट किए करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो उस दिन वैक्सीन लेने क्यों नहीं जा रहा हो। तो इसलिए बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आप जो है डायबिटीज की दवाई उस दिन नहीं लें। इनफैक्ट उसके चलते आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल दवाई ओमिट न करें जिस दिन वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, अनलेस कि डॉक्टर ने आपको इसके लिए एडवाइस किया। जी। और सुजीत पाठक जी जुड़ गए हैं बिहार से, जानते हैं इनका क्या सवाल है। सुजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सुजीत जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? सर जानना चाह रहे हैं क्या कोरोना जो आगे चल के आएगा तो इससे भी खतरनाक हो सकता है क्या? जी डॉक्टर नीरज जी, तीसरी लहर की शायद बात कर रहे हैं, क्या इससे खतरनाक हो सकती है, ये जानना चाहते हैं। ये मैं कहूंगा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछली और इस लहर में फर्क ये था कि इस बार नंबर ऑफ केसेस अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गए कि जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बर्डन झेलने को तैयार नहीं था। तो ये जो एक टेंडेंसी होती है वायरस की म्यूटेट होने की, उसके इन्फेक्शियसनेस बढ़ने की, ये हमेशा रहती है। तो अगर हम तैयार नहीं रहे तो डेफिनेटली अगला वेव जो है इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि वायरस म्यूटेट होकर ऐसा हो जाए कि लोग को ज्यादा इन्फेक्ट न कर पाए। तो ये प्रेडिक्ट करना कि अगला वेव कितना खतरनाक होगा ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए जरूरी ये है कि हम उसकी तैयारी करके रखें, हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें कि इस पैंडेमिक को हमें आगे नहीं प्रोपोगेट होने देना। मैं बार बार जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ मैं यही कहता हूँ कि ये वायरस हमारे शरीर के अलावा और कहीं सर्वाइव नहीं कर सकता है। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि इस वायरस को अपने शरीर में रेप्लिकेट नहीं होने देंगे, ये पैंडेमिक हम कंट्रोल कर लेंगे, फिर हमें थर्ड वेव की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपने शरीर को इस वायरस को रेप्लिकेट होने के लिए देते रहे, वो फिर म्यूटेट होते रहेगा, ज्यादा वेरिएंट हो सकता है, ज्यादा मोर्टेलिटी कर सकता है, अगला वेव इससे भी खतरनाक हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब वो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं कि ये वायरस किस वे में आगे बिहेव करे। जी। और डॉक्टर नीरज, चलते चलते आप से पूछना चाहेंगे कि कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करने में आप आकाशवाणी समाचार की भूमिका को कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि पैंडेमिक के साथ साथ हमें एक इन्फोडेमिक से भी काफी ज्यादा जूझना पड़ रहा है। जो ये सोशल मीडिया पे जो फेक मैसेजेस सर्कुलेट होते रहते हैं जिससे लोगों को और भ्रम पैदा होता है, ये सारे चीजों को बाईपास करने के लिए जो ये प्रोग्राम आप हर दिन पिछले 1 साल से ऊपर से आप जो कर रहे हैं, आपकी रेडियो की पहुंच दूर दूर तक, देश के हर कोने तक है, जहां पे लोगों को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के थ्रू मिलता है, जिससे इस बीमारी के बारे में समझने से जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ऑल इंडिया रेडियो का ये प्रोग्राम इस कोविड पैंडेमिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है लोगों तक एक इम्पोर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन कोविड-19 से रिलेटेड पहुंचाने। और डॉक्टर नीरज, बहुत ही सराहनीय है। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।